तो देखिए दोस्तों, आज हम एक फिर से नंबर सिस्टम पर ही पूरा चलेंगे। आज भी हमारा आज का क्लास, लेकिन आज जो करेंगे वो एक महत्वपूर्ण संख्या के बारे में जानेंगे। ठीक है, सम संख्या विषम संख्या आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑलरेडी जानते हैं, है ना। यदि फिर किन्हीं को डाउट हो कि सम संख्या किसको बोलते हैं, तो ये तो मतलब किसी को डाउट होगा ही नहीं कि सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है। इसलिए हम इसको यहाँ पे नहीं बता रहे हैं, एक केवल लिख दे रहे हैं, आप देख लीजिए। फिर भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लेकिन हम चूंकि इस पर क्वेश्चन देंगे, है ना, इसलिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो सम संख्या और विषम संख्या ये छोटा टॉपिक है, इसलिए आप इसको देख लीजिए, यदि होगा तो आप। और हाँ, एक चीज़ मुझे बताना था कि आप अपने व्हाट्सएप नंबर आप कमेंट बॉक्स में लिख के यदि आप शेयर करते हैं तो हम आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन के PDF बना के भेजेंगे, ताकि आप क्या है कि पूरा गणित क्या है ना, पूरा मैथमेटिक्स प्रैक्टिस के ऊपर है ना। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही निखार आएगा मैथमेटिक्स, आप उतना ही अच्छा सीखेंगे और धीरे धीरे आपको क्या होगा कि पूरा मैथमेटिक्स इजी लगने लगेगा जितना प्रैक्टिस करेंगे, है ना। वो इंग्लिश में कहावत है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, वो पूरा लागू होता है मैथमेटिक्स में कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही उस चीज़ के बारे में सीखेंगे, है ना। और एक चीज़ और यहाँ पर जो बताना है कि आप कभी भी, जैसे मैं हिंदी में लिखूँगा कोई भी वर्ड तो उसका इंग्लिश में ज़रूर लिखूँगा, है ना। अभी मैं एक उसके लिए बताऊँगा कि क्यों मैं लिखता हूँ, ठीक है। इस वीडियो के लास्ट में हम उसकी चर्चा करेंगे कि जब भी हम हिंदी लिखते हैं तो उसका इंग्लिश क्यों लिखते हैं, आपको क्या इसके फ़ायदे हैं, ठीक है ना। तो देखिए, गुणनखंड हम यहीं से शुरू कर ले, इसके फ़ायदे क्या हैं। देखिए, गुणनखंड का इंग्लिश होता है फैक्टर, फैक्टर्स, ठीक है ना। क्या होता है, फैक्टर्स। और देखिए, एक और गुणनखंड हिंदी में होता है, मतलब उसको दो तरीके से लिखा जाए, यदि फैक्टर्स, और एक होता है फैक्टराइजेशन भी होता है। हम दोनों को कवर करेंगे। तो इंग्लिश मीडियम वालों को जब हम पढ़ाते हैं, इंग्लिश मीडियम में भी हम वीडियो डालेंगे, तो फैक्टर्स जब हम पढ़ाएंगे तो अभी हम जो कर रहे हैं वो फैक्टर्स है। और ये देखिए, हिंदी इसका गुणनखंड ही होता है, दोनों का हिंदी में गुणनखंड बोलते हैं, लेकिन क्या होता है, इंग्लिश अलग अलग होते हैं, है ना। तो इंग्लिश के देखिए क्या फ़ायदे हैं कि फैक्टर्स और फैक्टराइजेशन, तो हम इसको दो अर्थ में बताएंगे, है ना। जब बाद में हम फैक्टराइजेशन बताएंगे तो उसमें हम गुणनखंड, इसको भी गुणनखंड ही लिखेंगे। तो हिंदी वाले विद्यार्थी को यदि गुणनखंड लिखने के लिए कह दिया जाए तो उनको ये कन्फ्यूजन होगा कि अभी जो हम बता रहे हैं वो आप लिखेंगे कि बाद में जो बताएंगे गुणनखंड वो लिखेंगे, है ना। तो बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना है। आप क्या करें कि जब भी आपको तो उसका इंग्लिश पूछ लें कि आप कौन सा गुण, फैक्टर्स लिखें या फैक्टराइजेशन लिखें, दोनों में डिफरेंस है ना, हम उसको अभी कवर करेंगे, ठीक है। तो देखिए, हम फैक्टर्स लिखते हैं अभी हम क्या लिखते हैं, फैक्टर्स को देखते हैं, बाद में हम देखेंगे फैक्टराइजेशन। देखिए, फैक्टर्स क्या होता है। देखिए, 1 में किस किस नंबर से डिवाइड होगा, केवल 1 से होगा, है ना। तो ये इसका फैक्टर्स कहला। फैक्टर्स क्या होता है, इसका दूसरा नाम है डिवीजर इंग्लिश में, है ना। यहाँ पर है कि इसका दो नाम है। अधिकतर क्या होता है कि इंग्लिश दो नहीं होते हैं, एक ही होते हैं। अधिकतर जो हिंदी शब्द हैं उसके इंग्लिश क्या होते हैं, एक ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका डिवीज़र भी होता है। तो गुणनखंड का मतलब क्या हुआ कि कोई भी संख्या का क्या है कि उसमें किस किस संख्या, उसका डिवीज़र कौन कौन है, माने वो उसमें किस किस से डिवाइड होगा, है ना। इसलिए इसका इंग्लिश में डिवीज़र भी बोलते हैं, समझ गए ना। तो जैसे 1 में किस किस से डिवाइड होगा, 1 से, तो 1 का कितना गुणनखंड हुआ, एक ही गुणनखंड है। 2 का कितना गुणनखंड हुआ, 1 2 फैक्टर्स हुए। 3 के कितने फैक्टर्स हुए, 1 3, ठीक है ना। उसी तरह 4 के कौन कौन से होंगे, 1 2 4। देखिए, 4 में 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, भाग लग जाएगा, 2 में भी और 4 में भी। 5 का 1 5। 6 में देखिए 1 से, 2 से, 3 से, 6 से। मैंने आपको बताया था कि आप एक नोटबुक बना लीजिए अच्छा सा, है ना, या रफ
या फेयर करके, और सारी चीज़ों को आप क्या कीजिए कि इसको नोट करते रहिए। उससे आपको क्या होगा कि बार बार मतलब उसमें नहीं, वीडियो को देखना नहीं पड़ेगा। आप खुद जैसे कभी वीडियो, जैसे मोबाइल डाउन है ना, या घर में किसी और कोई और मोबाइल से काम कर रहा है, तो आप नोटबुक को देखकर उसको रेफ़र करके आप रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे देखिए 6 का, इसको नोट करते चलिए, बाद में हम बताएंगे जब बोलेंगे कि नोट करना है, पहले समझ लीजिए। जैसे देखिए 7 का क्या होगा, 1 7। 8 में हम क्या क्या से डिवाइड कर सकते हैं, 1 2 4 8। 9 में 1 से 9 से, सॉरी 1 से 3 से और 9 से। उसी तरह 10 में देखिए 1 से 2 से 5 से 10 से। ये दिख रहा है ना नीचे, है ना, क्योंकि नीचे थोड़ा हो जा रहा है, ये थोड़ा ऊंचा नहीं है ना। उसी तरह देखिए 11 1 से और 11 से, यहाँ लिख लेते हैं, है ना। इसमें देखिए 12 का थोड़ा हम 20 तक लिख लेते हैं। 12 का क्या होगा, 1 2 3 4 6 और 12, ठीक है ना। इसमें उसके बाद देखिए 13 का होगा 1 13। 14 का क्या होगा, 1 2 7 और 14, है ना। तो देखिए 14 के आपके पूछ देंगे कि कितने फैक्टर्स होंगे, तो आप कितने बोलेंगे, 4। 13 के कितने गुणनखंड होंगे, 2, है ना। इस तरह के ये फैक्ट इस तरह के बोलेंगे तो कितने होंगे, 2। 12 के कितने फैक्टर्स होंगे, टोटल 6, है ना। देखिए इसमें एक चीज़ क्या है कि जब भी लिखेंगे, जैसे देखिए 15 का लिखे 1 3 5 15। देखिए 16 का लिखेंगे 1 2 3 नहीं होगा 4, है ना। उसके बाद क्या होगा 8, उसके बाद क्या होगा 16। एक इसमें देखिए जब भी आप इसको क्या करना है, 100 तक पूरा करना है, अप टू 100 तक आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, और उसमें बहुत सारा चीज़ हम बताएंगे, इंटरेस्टिंग चीज़ जो इससे रिलेटेड है। इसलिए हम इतनी इजी चीज़ से शुरू किए हैं, ठीक है ना। तो इसके इजी है, लेकिन ये इजी है नहीं, ये मैथमेटिक्स का पूरा बेस है। इसके बिना मैथमेटिक्स समझिए तो अधूरा है, ठीक है ना। तो इसको 100 तक लिखें। देखिए इसमें लिखेंगे तो आपको क्या करना है कि 1 2 4 8 और उसके बाद क्या लिख दिए 16। तो क्या होता है कि कोई भी संख्या का यदि आधा आ गया, जैसे 16 का आधा कितना है 8, तो उसके बाद बीच में उसका और कोई फैक्टर्स नहीं होगा, सीधा वो संख्या खुद होगा। देखिए यहाँ 7 है, 14 है, फिर देखिए यहाँ 6 है, तो उसके बाद ठीक क्या होगा 12। तो आप इस तरह से लिखेंगे तो क्या होगा कि आपको हेल्प होगा। देखिए 17 का हम देखें 1 17। देखिए 18 का 1 3 6 9। उसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए आधा हो गया, तो उसके बाद क्या होगा 18, ठीक है। उसके बाद 19 का 1 19। 20 का क्या होगा 1 2 4 5। उसके बाद देखिए 10, आधा हो गया ना। अब उसके बाद वही संख्या खुद, ठीक है ना। तो ये आप क्या कीजिए, इसको 21 से आगे लिखिए। अब देखिए हम ये क्यों बताए, हमने इसको यहाँ पर क्यों लिखा, इतना इजी चीज़ को हम आपको क्यों बताए। देखिए देखने में इजी है, ये आपके 100 तक लिखिए, और उसके बाद इसमें करना क्या है। देखिए ये जो संख्या हमने लिखा था, मैंने बताया था पिछले वीडियो में, आप देखेंगे कि एक जो संख्या होता है अभाज्य संख्या, है ना, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर, है ना। तो मैंने बताया था उस समय कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है ना। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। और किसको कहते हैं, इसके बताने के लिए कि प्राइम नंबर का डिफिनेशन क्या होता है, अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, है ना। तो आप में से बहुतों ने, आप बहुत बोलेंगे कि जिसमें एक से और खुद से भाग लग जाए उसको क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। आप बिल्कुल सही है, वही जवाब होगा कि जिस संख्या में एक से और खुद से भाग लग जाए उसको क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। दूसरा हम परिभाषा ये बोल सकते हैं कि जिस संख्या के केवल 2 गुणनखंड है, जिस संख्या के कितना है 2 गुणनखंड। हम क्या करेंगे कि जो कोई भी चीज़ पढ़ेंगे हम उसको आपको इतना इजी वे में बताएंगे, ज़्यादा उसको हम मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, है ना, ताकि पता चले कि आपको समझ में ही ना आए तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। हम हर चीज़ को इस तरह से पढ़ेंगे कि आपको एक बार हमारे बोलने से ही क्या होगा, पूरा समझ में आ जाएगा, फिर आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी, आपको पूरा मैथ क्या लगेगा, ईजी लगेगा, है ना। तो अभाज्य संख्या को हम दूसरे, आप जो बोले वो डिफिनेशन सही है, दूसरा डिफिनेशन हम ऐसे भी बोल सकते हैं, है ना। हम दूसरा डिफिनेशन इसलिए दूसरे तरीके से बताते हैं सो दैट कि आपको क्या हो कि आप उसको कोई यदि आपसे पूछ दे
तो आप दूसरे तरीके से ही बोल सकते हैं और आपको अच्छी तरह से समझ में आए। यानी जिस संख्या के 2 गुणनखंड होते हैं उसको क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे देखिए 2 के कितने गुणनखंड है? 2 के कितने गुणनखंड है? 2, तो ये अभाज्य संख्या। 3 अभाज्य संख्या, 5 अभाज्य संख्या, 7 अभाज्य संख्या, 11 अभाज्य संख्या, है ना, 13 अभाज्य संख्या, है ना, 17 अभाज्य संख्या, 19 अभाज्य संख्या। ये जो हमने बोला है कि इसको कहाँ तक लिखना है? 100 तक लिखना है। उसमें 100 तक लिखेंगे और आप क्या करेंगे? जिन जिन संख्याओं का 2 गुणनखंड होंगे उसको आप क्या कर लीजिएगा? सर्किल कर लीजिएगा, है ना, और उस संख्या को ही क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या, है ना। अब क्या है कि गुणनखंड यदि आप सही सही लिखेंगे और क्रम में लिखेंगे, ध्यान रहे कि ये सही सही लिखेंगे और क्रम में लिखेंगे, और जिन संख्या का 2 गुणनखंड होगा उसको आप मतलब घेर देंगे, तो आप पाएंगे कि 1 से 100 के बीच कितने अभाज्य संख्या होते हैं? 25 अभाज्य संख्या होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 1 से 100 के बीच 25 अभाज्य संख्या होते हैं। ठीक है, यदि आप सही तरह से गुणनखंड लिखेंगे, उसको फिर छटनी करेंगे अभाज्य संख्या में, तो 25 आपको मिलेंगे। यदि ज़्यादा या कम मिल रहा है, इसका मतलब कि आपने गुणनखंड लिखने में कोई गलती की है ना, और उसके अनुसार आपने उसमें गलत छांट दिया है ना, गलत उसको घेर दिया है, इसीलिए गलती। अदरवाइज ये कितने हैं? 25 अभाज्य संख्या है 1 और 100 के बीच। ये आप प्रैक्टिस करेंगे खुद, आपने जो नोटबुक बनाया है उसमें। तो उस तरह से अभाज्य संख्या के उदाहरण क्या हो जाएंगे? 2, 3, 5, 7, 11, 13, इस तरह के जो भी संख्या होंगे उसको क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। ठीक है। अब जो दूसरी संख्या होती है, जो इसका जस्ट अपोजिट होता है, आप कह सकते हैं कि ये भाई है तो ये क्या है? बहन है। ये भाई है तो ये बहन है, मतलब ये दोनों अलग अलग हैं, एक दूसरे के विपरीत, है ना। तो देखिए ये भाज्य संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ये किसको बोलते हैं? जिस संख्या के 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं, जिन संख्याओं के कितने? 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। मैंने बताया ना कि इसके जस्ट मतलब उल्टा होता है। तो देखिए ये है 4 क्या है? अब भाज्य संख्या 6, भाज्य संख्या 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20। फिर वही बात कि आप 1 से 100 तक के संख्याओं को लिखेंगे और उसको क्या करेंगे? भाज्य संख्या को छटनी करेंगे, तो आप क्या पाएंगे कि टोटल 74 भाज्य संख्या आपको मिलेंगे। ठीक है, कितने? 74। और 74 क्यों? तो फिर ये दोनों मिला के कितने हुए? 99। तो एक कहाँ गया, है ना। तो देखिए एक कहाँ गया? देखिए मैंने बताया शुरू में कि अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? जिन संख्या के सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, सिर्फ और सिर्फ कितने? 2 गुणनखंड, उसको क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, है ना। और जिन संख्या के 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं उसको क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या, है ना। तो एक के बारे में क्या है कि एक के तो एक ही गुणनखंड है, तो इसको हम अभाज्य संख्या भी नहीं बोलेंगे और क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या भी नहीं बोलेंगे। तो ये क्या होगा कि न ही ये अभाज्य में आएगा और न ही भाज्य में आएगा। और संख्या होगा, इसको हम विषम संख्या बोल सकते हैं, इसको प्राकृत संख्या बोल सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल छट गया, यहाँ पर छटा है, लेकिन वो और प्रकार की संख्या है, जैसे प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, परमेय संख्या है ना, वास्तविक संख्या है, लेकिन सम संख्या नहीं है ना, विषम संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है और भाज्य भी नहीं है। ठीक है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सा हुआ? 4, 6, 8, इस तरह से सबसे छोटी 4 हो गया। इसके आगे फिर सब जहां तक आप 100 तक प्रैक्टिस करेंगे आपको पता चलेगा कि टोटल कितने हैं? 74। और अभाज्य संख्या कितने हैं? 25। और एक क्या है? न ही अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या है। ठीक है, ये आप एक दिन में करेंगे तो आपको अच्छी तरह से क्या होगा कि समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस सबको नोट कर लीजिए, ये नोट कर लीजिए, अभाज्य 25, ताकि आपको बाद में काम देगा, और भाज्य कितने होंगे? 74। ठीक है, चलिए।